हेलो, माई शेल्फ अभी शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E=mc²। तो चलिए आज हम फिजिक्स का जो हम कंटिन्यू कर रहे थे स्टडी, आज हम उसका एक नया लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम उसमें अगर एक डाइपोल को रख दें तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो है कोई एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, कितना फोर्स लगता है, ठीक है ना, कितना कैसे टॉर्क लगेगा, टॉर्क कैसे लग रहा होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जो अपना पहला टॉपिक है वो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्या है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अपनी क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अपनी क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम एक डाइपोल को रख देते हैं। क्या? डाइपोल जिसमें दो पोल हो। मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, यहाँ एक डाइपोल को रख दिया। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है। टोटल डिस्टेंस जो इसकी ये 2l होगी, तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये l हो जाएगा, ये l, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l। अब देखिए, इस डाइपोल पर दो तरफ से फोर्स लगेगा भाई। इस क्यू की वजह से इधर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। भाई देखिए, अगर कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, प्रोडक्ट। तो F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। उसी तरह भाई F इज इक्वल टू क्यू ई इधर लग रहा है, क्यू ई इधर लग रहा है, ये निगेटिव है तो ये इधर लगेगा इस पर, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है, इक्वल है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें, इस डाइपोल पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो जितना फोर्स ये प्लस से जो है इधर लगा रहा है, उतना ही निगेटिव ये इधर भी जो लगा रहा है भाई, ये जितना इधर इसको खसकाएगा उतना ही ये इधर इसको भी तो खसकाएगा। तो अगर हम ओवरऑल फोर्स की बात करें, ओवरऑल फोर्स का इस डाइपोल पर, तो F नेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा भाई। F नेट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कैसे नहीं आया, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई, ठीक। ये एक माइनस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। लेकिन जो दोनों फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है भाई, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या होगा, नेट जीरो ही तो होगा। क्यों? नेट जीरो ही तो होगा ना। अभी समझ में आया? जो इस पर नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर हम देखिए इन सिंपल बात करें कि अगर हम किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं किसी भी पोजीशन में, तो उस पर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो जीरो होगा, हमेशा होगा। मान लीजिए हम ये डाइपोल अभी इस पोजीशन पे रखे हैं, मान लीजिए कोई एक थीटा एंगल बना होगा, लेकिन अगर हम इसी डाइपोल को इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पर रख दें तो क्या होगा, तब भी इस पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अगर मान लीजिए इस डाइपोल की वजह ये इस डाइपोल ये ऐसे रखा है, अगर मान लीजिए हम ऐसे भी रख देते हैं तो भाई देखिए, निगेटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा, सॉरी निगेटिव चार्ज की वजह से तब भी इधर लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगेगा, तब भी तो नेट फोर्स जीरो ही होगा, चाहे जिस पोजीशन पर। अगर मान लीजिए हम भाई परपेंडिकुलर रख देते हैं, देखिए सीधा सीधा, तो पॉजिटिव चार्ज ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों होगा, पॉजिटिव इधर लगेगा, निगेटिव की वजह से इधर लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो F नेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर हम डाइपोल को किसी भी पोजीशन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो नेट फोर्स होगा उस पर क्या होगा, जीरो होगा। लिख लीजिए, इफ एनी डाइपोल इज प्लेस्ड इन, if
एनी डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन, फिर इन एनी पोजीशन then the net force on the dipole is 0। कहने का मतलब ये है अगर हम कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। अच्छा एक बात और, क्या यहां पर ट्रांसलेशन मोशन होगा कि नहीं, क्या यहां पर ट्रांसलेशन मोशन होगा कि नहीं। बात ये होती है कि यहां पर ट्रांसलेशन मोशन होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो अगर इस डाइपोल की पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, अगर इस डाइपोल की पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो यहां ट्रांसलेशन मोशन होगा। लेकिन अगर पहले से इस डाइपोल की कुछ वेलोसिटी नहीं होगी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां पर कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, यहां पर कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ठीक, अच्छा एक बात और, मतलब मान लीजिए दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं। क्या है, दो इक्वल है और अपोजिट फोर्स हैं, लेकिन वो सेम लाइन एक्शन में नहीं है। लिख लीजिए, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। दो फोर्स हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ठीक है ना, दो फोर्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन इफ टू इक्वल्स एंड अपोजिट फोर्स नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, या फिर नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि वो एक ही लाइन पर हो, एक ही एक्सिस पर हो। क्या हो, जैसे मान लीजिए ये है, यही है। ठीक है ना, मान लीजिए हम डाइपोल रख देते हैं, एक फोर्स इधर लग रहा हो तो एक फोर्स इधर लग रहा हो, मतलब एक ही एक्सिस पर हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रोटेशन होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, रोटेशन होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर भाई सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है ना भाई, ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो डाइपोल है हमारा रोटेट करेगा, जो हमारा डाइपोल है वो क्या करेगा, रोटेट होगा और किसके अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के, मतलब ये मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है। ठीक है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना, इस पर फोर्स एक इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कैसे रोटेट होगा, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैसा मोशन होगा, यहाँ पर स्पिन मोशन, या फिर हम कह भी सकते हैं कि यहाँ पर मोशन कैसा होगा, यहाँ पर एक स्पिन मोशन होगा। अगर कोई मतलब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, मतलब वो एक ही एक्सिस पर नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर रोटेशन होगा। और कैसा रोटेशन होगा, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रोटेट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं वहां पर स्पिन मोशन होगा। क्या होगा, स्पिन मोशन होगा। अच्छा एक बात और, अब ये भाई रोटेट हो रहा है, अब हमारा क्या हुआ, देखिए अब यहां पर अगर होता तो रोटेट ना होता। ठीक, अगर ऐसा है तो ये रोटेट होगा। अगर रोटेट हो रहा है, यहां पर डाइपोल रोटेट हो रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर टॉर्क भी होगा। भाई टॉर्क जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रोटेशन होगा तो टॉर्क होगा। तो यहां पर रोटेशन हो रहा है तो यहां पर क्या होगा,
टार्क भी होगा। भाई ये रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ टार्क होगा। तो यहाँ पर टार्क कितना होगा वो हम कैलकुलेट करने अब चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक ये कहानी हमने पूरी पढ़ी, ठीक है ना। अब इसने यहाँ पर इस पर टॉर्क कितना होगा तो इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर टॉर्क कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। ये बना देंगे इसको ऐसे, ठीक। इतना सब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी है, इधर फोर्स इस पे लग रहा है, इधर फोर्स इस पे लग रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 2l है, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2l है। अच्छा, टार्क बराबर होता, अच्छा एक मिनट और, यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक, और इसको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक। टार्क बराबर होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टार्क इस पर कितना लगेगा भाई, टार्क कितना लगेगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टार्क कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा इस पर, अगर कोई एक चार्ज क्यू किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स ऊपर कितना लगता है, क्यू ई। टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, ध्यान देना इस बात को, क्या लगेगा, क्यू ई। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी कितना है यहाँ पर, पी कुछ नहीं है, यस कितना है 2l, यस भाई यही तो है 2l। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन 2l, तो पी की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं 2l साइन थीटा, या फिर टाउ बराबर हम लिखें तो Q इंटू 2l ई साइन थीटा आ गया। Q इंटू 2l है नहीं, और यही Q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो टाउ बराबर लिख सकते हैं P ई साइन थीटा, ठीक। अगर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस ई, ठीक। तो अगर कोई एक टॉर्क जो है, सॉरी कोई एक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है, कितना, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके, ठीक है, मिटाएं, 1 2 3 3 2 1, चलिए, ठीक। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अगर कोई एक हमारा डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है ना, तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अभी थोड़ा जानते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए कि हमारी क्या है, रिंग है, क्या है हमारी रिंग है, और एक बाल हमारा यहाँ रखा है, एक बाल हमारा यहाँ रखा है। इस बाल को हम अगर इधर यहाँ पर मूव किए, इस बाल को हम यहाँ पर मूव किए तो ये बॉल यहां से मूव करके फिर अपने इसी पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी बॉल को हम इधर मूव करेंगे तो ये भी यहां से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब आप इसको चाहे जहां भेज दीजिए लेकिन ये अपनी पोजीशन पर आ ही जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस बॉल को, ये भी समझ रहा है कि हम स्टेबल है, भाई एक जगह रखा स्टेबल है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा पुश कर देंगे तो ये जस्ट नीचे भगाएगा, अगर थोड़ा सा पुश किए तो ये नीचे भगाएगा, अगर इधर हम पुश कर दिए तो ये नीचे भगाएगा। तो स्टेबल तो अपने आप को समझ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम उसमें छेड़खानी कर देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। होते समझते स्टेबल है लेकिन होते स्टेबल नहीं है। तो वैसे इक्विलिब्रियम को, मतलब ये है तो इक्विलिब्रियम पे, अपने आप को समझ रहा है भाई हम इक्विलिब्रियम पे है तो स्टेबल है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे है फिर भी स्टेबल नहीं। इस पर अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की टॉर्क से रिलेट करके, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम
अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल हो कितना हो, जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल हो जीरो हो। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं और मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया है। क्या रख दिया है, डाइपोल माइनस क्यों प्लस क्यों, पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2l है, ठीक है ना। तो अब इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है। थीटा यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अभी भाई ये स्टेबल, इस पर कोई फोर्स वोर्स वगैरह नहीं लग रहा है भाई इधर, सॉरी एक मिनट, अभी ये स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, इसी के डायरेक्शन में है। तो क्या है, स्टेबल है। और टार्क हमने पढ़ा था, अगर कोई डाइपोल किसी भी एंगल पर रखा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर कितना टार्क लगता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो जब हमारा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस पर कितना टार्क लगेगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा लगेगा। और साइन थीटा यहाँ पर कितना है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टार्क हमारा कितना लगेगा, 0 लगेगा। जब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डाइपोल, तब उस पर टार्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अनस्टेबल, अपने आप को समझ रहा हो कि स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा छूने के बाद वो क्या हो जाए, अनस्टेबल। अब इसको आप चाहे जिधर छूइए, इधर टच करेंगे तब भी इसी की डायरेक्शन में, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां भी, ठीक। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, यहां पर थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। ये जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस पर हम थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में इसको लाने की कोशिश करेगी। मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जो है डाइपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो थीटा एंगल बनता है उसके बीच में, मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल बनता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो 180 डिग्री होता है। तो कोई भी अगर डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो सारा संसार जानता है कि टाउ बराबर पी साइन थीटा, मतलब टार्क कितना ही लगता है और साइन 180 डिग्री 0 होती है, तो टाउ बराबर हमारा यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, टार्क 0 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो उस केस में भाई हम कह सकते हैं टॉर्क मैक्सिमम होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक डाइपोल को क्या किया, रख दिया, माइनस क्यों प्लस क्यों। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। अगर कोई भी डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, टाउ बराबर पी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टाउ बराबर पीई। तो जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा होगा, तब जब टार्क उस पर लगेगा वो टार्क मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन में जो टार्क उस पर लग रहा होगा वो टार्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ना है आज, तो हम इसके बाद जो पढ़ते हैं वो डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने चल रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको भेजते हैं, फिर आप आगे डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए। चलिए इसके बाद हेडिंग लगाइए, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें अगर हम कोई एक डाइपोल रख देते हैं तो क्या उस पर भी नेट फोर्स 0 लगेगा, उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। तो वही हम देखने चलते हैं कि नेट फोर्स 0 लगता है या नहीं। तो हेडिंग लगाइए, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
वही फील्ड जिसमें आप जाते हैं, भाई आपकी भी कोई फील्ड होगी जिसमें आप जाते हैं, वहां देखते हैं, आते होंगे, तो वही फील्ड यहाँ भी है। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म, चलिए टॉपिक पे आते हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही तो है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, वो चेंज हो रही है। या फिर इसका ये भी मतलब तो हो सकता है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो दोनों चेंज हो रहा है। जो हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों चेंज हो रहा है। नहीं, इसका तीनों मतलब हो सकता है कि भाई या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, फिर मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है। ठीक, तब देखिए, मान लीजिए अब देखिए 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 एक मिनट, ठीक है, इतना समझे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। मान लीजिए यहां पर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या है, या फिर ऐसे रुकिए एक मिनट, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक डाइपोल क्या रख दिया, बीच में रख दिया। डाइपोल मतलब माइनस क्यू, माइनस क्यू यहाँ है, यहाँ प्लस क्यू है। इधर मान लीजिए F1 फोर्स, मान लीजिए इधर F1 फोर्स लग रहा है तो क्या लगेगा, QE1। इधर F2 लगेगा तो क्या लगेगा, QE2। अब देखिए इधर भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इधर फोर्स भी तो ज्यादा होगा, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इधर फोर्स भी तो ज्यादा होगा, और इधर वीक है तो इधर क्या होगा, फोर्स कम होगा। तो अब क्या बताइए भाई, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, सेम लाइन ऑफ वहां सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं होता था, तो जो नेट होता था ये और ये दोनों को कैंसिल आउट कर देते थे। लेकिन यहाँ इधर फील्ड क्या है, वीक है, और इधर फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। इधर फील्ड क्या है, वीक है, इधर फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। ठीक, तो क्या यहाँ भी फोर्स जीरो होगा, कभी नहीं होगा भाई। जितना फोर्स यहाँ लग रहा होगा उससे ज्यादा फोर्स यहाँ लग रहा है, क्योंकि फील्ड यहाँ ज्यादा है। तो एफ नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या होगा, QE2 माइनस QE1, और ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा, कभी भी ये जीरो की इक्वल नहीं होगा। तो क्या फिर इस नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो हमारा फोर्स होता है वो जीरो होता ही नहीं है। अगर भाई यहाँ जीरो नहीं होगा तो क्वेश्चन उठना चाहिए आपके माइंड में कि क्या जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म के केस में फोर्स होता है वो जीरो होता ही नहीं है, नहीं होता है। ठीक है ना, जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। देखिए इन दिस केस एफ नेट में बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। इस केस में जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। भाई देख लीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी ऐसे है, अभी ऐसे है, और कुछ समय बाद ऐसे है। ठीक, और हमने यहां पर क्या रख दिया, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक, तो जो प्लस क्यू लगाता है फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब फोर्स इधर इस पे लगेगा, और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब देखिए फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए कि नहीं, बताइए। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता। फोर्स जीरो भी हो सकता है और फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसी केस में जो फोर्स होगा वो जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है ना, अच्छा सा न्यूमेरिकल। देखिए
क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of two charges 0.1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter, by a distance of 2 centimeter, and the dipole is in a external field of, and the dipole is in external field of 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। ये क्या पूछता है, व्हाट मैक्सिमम चार्ज एक्सर्टेड ऑन द टॉर्क, हाँ व्हाट मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड ऑन दैट डाइपोल। क्वेश्चन ये है, ठीक कह रहा है कि एक कोई डाइपोल है जिसमें दो चार्ज है, मतलब एक ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जो कि कितने, इसमें इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और एक माइनस क्यू प्लस क्यू, तो 0.1 माइक्रोकूलम्ब और 0.1 माइक्रोकूलम्ब, ठीक ये है, ठीक। फिर कह रहा है कि एंड द डाइपोल इज इन द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। जो डाइपोल है, मतलब जो पी की वैल्यू है वो 10⁵ है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, कोई एक एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल रखा है, वहां पर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब है। तो उस डाइपोल, मतलब उस टार्क पर कितना उस डाइपोल पर कितना मैक्सिमम टार्क लगेगा, यही पूछ रहा है। तो हम पढ़े हैं टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पढ़ेंगे नहीं, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, बताइए, सॉरी एक मिनट, एंड द डाइपोल इज इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई न्यूटन पर कूलम्ब, यार न्यूटन पर कूलम्ब, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इज इक्वल टू F1 Q0 होता है ना, तो न्यूटन पर कूलम्ब ऐसे ही देख के समझ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है यूनिट से ही, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया गया है, तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम टार्क उस पर होगा। तो यहाँ से हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो Q कितना है 0.1 माइक्रोकूलम्ब, मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L, मतलब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर मीटर में रखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो लिखिए क्या होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻8। डाइपोल मूवमेंट जो होगा इतना होगा कि नहीं, कूलम्ब मीटर। बताइए डाइपोल मोमेंट जो वैल्यू होगी वो 0.2 इंटू 10⁻⁻8 होगा कि नहीं, बोलिए होगा ही। या फिर इसको हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू, एक पॉइंट इधर जाएगा, देखिए माइनस होगा, 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब मीटर, ये हो गया, ठीक। बताइए कोई दिक्कत इतने में नहीं। और अच्छा, यहां अगर हम एंगल की बात करें, यहां अगर हम एंगल की बात करें तो जो हमारा एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, क्योंकि जो हमारा डाइपोल है वो कैसे है, मैक्सिमम के केस में पूछ रहा है भाई। हमारा जो टार्क पूछ रहा है डाइपोल के द्वारा लगने में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए डाइपोल रखे हैं हम, तो उस पर मैक्सिमम टार्क पूछ रहा है। और मैक्सिमम टार्क कब लगता है, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल परपेंडिकुलर रखा जाता है तब, और उस केस में थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो सारी बातें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में मिल गई। अब इस एक्सप्रेशन पर हम वैल्यू को पुट देते हैं, मतलब रख देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू पी कितना है 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, और थीटा साइन 90 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴,
2 इंटू 10⁻⁴ क्या न्यूटन मीटर। ठीक, ये एक हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मतलब आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते रहेंगे। सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।